हेलो बच्चों। कैसे हो सब लोग? ओके। तो वही हम 10th से बेसिक के पीवाईक्यूज देख रहे थे, राइट? ओके, ईयर 2023 का जो भी पेपर था उसके पीवाईक्यूज देख रहे थे। उसमें कुछ पार्ट से क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए थे। सो ये पार्ट 2 है उसका, मतलब दूसरा पार्ट है। आज भी कुछ पार्ट से क्वेश्चन देख लेंगे। हाँ, ऐसे 3 पार्ट में ये सब 23 का क्वेश्चन पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था? जस्ट मिनट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन 13 14 15 16, देन 17, देन 22A, मतलब जो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है वो वाला 22A एंड बी देखा था, राइट? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी अ क्वेश्चन नंबर 22 और का, ये और वाला क्वेश्चन है ये। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 22 ही है। हम्म, लेकिन उसका और है, ये और का ए। चलो, तो देखते हैं क्या क्या दिया है इसमें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। आपको पहले समझना होगा क्वेश्चन में क्या दिया है। ओके, इसके अकॉर्डिंग आपको सोचना होगा कि निकालना क्या है। और वहां पर लिखा भी होता है कि यू नीड टू फाइंड आउट दिस और दैट। ओके, तो पहले अच्छे से पढ़ो। अब क्वेश्चन देखो क्या है। स्टेट द रूल टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाला बहुत सिंपल है। आपको एक रूल बताना है यहाँ पर, जिस रूल में क्या क्या निकालना होता है कि वी नीड टू फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, लेट्स सपोज, ओके, एंड इट इज प्लेस्ड इन वन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। तो इसके ऊपर जो भी फोर्स क्रिएट होगा, इसके ऊपर कुछ तो फोर्स क्रिएट होगा इस कंडक्टर के ऊपर। तो वो आपको डायरेक्शन निकालनी है, मतलब वो यहाँ पर सिंपल से आपको मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड द फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड पर सॉल्व करते हैं, ठीक है? हाँ, जस्ट मिनट। सो ए का फर्स्ट था ये। हाँ? क्या निकालना है हमें? फोर्स कैरिंग कंडक्टर, सॉरी, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स क्रिएट हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में रखने से, वो वाला। तो ये वाला सिंपल सा हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो यहाँ पर आपको पहले पूरा लिखना होगा। इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन magnetic field, then force, then you can write the magnetic field and current are, all three are mutually perpendicular to each other. ओके, तो ये तीनों मतलब फोर्स उसके ऊपर, देन जो भी मैग्नेटिक फील्ड है और करंट, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ओके, नाउ द डायरेक्शन ऑफ, लेट्स से बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, द डायरेक्शन ऑफ थंब indicates direction of force acting on a conductor, then direction of stretched index finger shows डायरेक्शन ऑफ, इंडेक्स फिंगर किसकी डायरेक्शन बताएगी हमें? इंडेक्स फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इंडेक्स मिडल फिंगर shows डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके,
So that's how we can find out the current. So simply let me place, okay, let me show you the diagram here. Suppose that is what magnetic field. Okay. Suppose that is your conductor. Okay. And current is like this. Hmm? Then the force will be just used. Okay. Current is here, magnetic field is here. The force will be inward. So इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. ओके. और सिंपली ये वाला यहाँ पर कंडक्टर है, राइट. और ना आप यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं किसका, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का. लेट्स से ये वाला है थंब. दिस वन इज इंडेक्स फिंगर एंड दिस वन इज मिडल फिंगर. सो ये थंब की डायरेक्शन यहाँ पर लिखूंगा थंब. देन ये है इंडेक्स फिंगर एंड ये है मिडल फिंगर. ओके. तो ये थंब की डायरेक्शन जो भी है वो होगी आपकी फोर्स की. एफबीआई याद रखो. इंडेक्स फिंगर जो दिखाएगी वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी, बी वेक्टर की. एंड मिडल फिंगर आपको दिखाएगी करंट की, करंट आई की डायरेक्शन. ओके. सो दैट्स व्हाट द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. जस्ट पॉज इट एंड नोट इट डाउन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये में. सेकंड क्वेश्चन. गिवन बिलो आर द थ्री डायग्राम showing the entry of electron in a magnetic field. Identify the case in which the force will be maximum. अब सिंपली देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन, अब आपको पता है क्या, जब हम कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जितना भी फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या है. एफ इज इक्वल टू दैट इज आई देन एल बी, बी साइन थीटा. ओके. ये थीटा मतलब है एंगल बिटवीन, ये आपको अभी तो टेंथ में नहीं पता होगा लेकिन यू कैन लर्न दैट इन 11th और 12th स्टैंडर्ड. एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. ओके. इलेक्ट्रिक फील्ड और द मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कह सकते हो, थीटा. अब सिंपली पता है हमें साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब वो साइन 90 होगा. ओके. तो इसकी वैल्यू 1 है. एंड साइन जीरो कितना है हमारा, साइन जीरो इज 0. ओके. तो सिंपली अगर थीटा आपका 90 डिग्री होगा तो आपको मैक्सिमम इनपुट मिलेगा, मतलब वैल्यू मिलेगी. और वो जीरो होगा तब जीरो होगा, ठीक है, मतलब जीरो वैल्यू मिलेगी. तो जब भी वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है दोनों. ओके. लेट्स से करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो आपको मैक्स फोर्स मिलेगा. एंड जब वो पैरेलल है तो आपको मिनिमम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा जीरो होगा. ओके. थीटा होगा आपका 0 डिग्री. तो अगर थीटा जीरो है तो इसका मतलब आपको साइन जीरो होगा, तो पूरा वैल्यू जीरो होगा, फोर्स ही नहीं रहेगा, यहाँ पर जीरो फोर्स मिलेगा. सिंपली कैन राइट जीरो फोर्स. नो फोर्स विल एक्ट ऑन दैट कंडक्टर. ओके. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दी है, मैं उसी डायग्राम में निकालता हूँ. तो मैक्सिमम विल बी इन फर्स्ट एंड मिनिमम विल बी इन थर्ड. आपको ये सब लिखना होगा यहाँ पर ऐसे कैसे. as the force is dependent on the angle between current and the magnetic field as well as the length, okay, length of the conductor. So अगर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन में, मतलब करंट में, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट होता है, ये भी याद रखो यहाँ पर. यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जा रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो वही एंगल तो 90 डिग्री रहेगा, सिंपल पाथ उसका अपोजिट डायरेक्शन में है. यहाँ पर कुछ एंगल है. दैट इज व्हाट थीटा हियर. ओके. एंड यहाँ पर तो थीटा अगर करंट इस डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पर होगा थीटा जीरो. यहाँ पर होगा थीटा 90 डिग्री, यानी यहाँ पर होगा लेस देन 90 डिग्री. थीटा जो भी होगा इट विल बी लेस देन 90 डिग्री. ओके. तो फर्स्ट केस में मैक्सिमम है एंड थर्ड केस में मिनिमम है. गिव रीजन फॉर योर आंसर एज द एंगल बिटवीन. गिव रीजन में क्या आएगा देखो, ये आपको लिखना पड़ेगा. एज इन फर्स्ट करंट एंड magnetic field is perpendicular to
each other, thus it produce maximum force on conductor. Okay, and in third case, you need to write down the vice versa. As the angle between the current and the magnetic field is zero, so the force produced on the conductor will be zero. So just use that law also. अगर नहीं फॉर्मूला यूज करो, ये रिलेशन यूज करो, नहीं किया तो भी चलेगा। बाकी ये सब लिख सकते हो साइन 90। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये वाला भी काम कर लो, रफली लिख लो। अलॉन्ग विद द क्वेश्चन नोट डाउन द आंसर्स, सिर्फ आंसर्स मत लिखो, क्योंकि किसका आंसर है ये पता होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही लिखते जाओगे सिर्फ। ठीक है। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 22 का ही बी है, और का बी है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करना है इन अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड तो आप सबको पता होगा। मैं एक सर्किट निकालता हूँ सोलेनॉइड का यहाँ पर। इट्स फर्स्ट का आंसर। पहले आपको यहाँ पर एक सोलेनॉइड सर्किट निकालना पड़ेगा। ओके, तो क्या क्वेश्चन है ये वाला? Like draw the pattern of the magnetic field lines in current carrying solenoid. So we know that what is the solenoid circuit. Okay, solenoid is just nothing a circular loop, okay, which are connected together. आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि बहुत से सर्कुलर लूप है वायर के, हाँ। तो ये एक के बाद एक बार मतलब अपने आप को कनेक्टेड है। तो जब भी हम करंट पास करेंगे, whenever we are passing current through it, it will create a magnetic field around it, and for a solenoid magnetic field will be same as like the bar magnet। आपको यहाँ पर जो सेकंड केस में जो दिख रहा है, हाँ, तो ये हमारा बार मैग्नेट है जो परमानेंट मैग्नेट है। तो उसमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पर सोलेनॉइड सर्किट में मिलती है। ये सोलेनॉइड एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट है। आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना, सिर्फ यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम। ओके, सो यहाँ पर सिंपल ऐसे सोलेनॉइड सर्किट बनाओ पहले, फिर मैग्नेटिक फील्ड निकालो एज लाइक अ बार मैग्नेट। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट। सी सोलेनॉइड सर्किट में जिस एंड से करंट लाइक सर्किट में अंदर जाएगा, उसी एंड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए। ओके, तो उसी एंड पर मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर जाएगी, सर्किट के अंदर जाएगी। तो हमें पता है द मैग्नेटिक फील्ड विल एंटर इन द साउथ पोल। तो ये आपका साउथ पोल बनेगा, ये एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सर्किट विल बिकम अ साउथ, एंड द अनदर पार्ट फ्रॉम वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइक कम्स आउट, सो इट बिकम्स अ नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये याद रखो। एंड बार मैग्नेट में क्या होता है, सिंपल नॉर्थ एंड साउथ विच आर स्लाइटली इनसाइड द बार मैग्नेट। बट यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपको वो इनसाइड नहीं दिखेंगे, इट विल स्लाइटली एट द एंड ऑफ द सर्किट। ये लूपिंग सर्किट है, इसके एंड पर दिखेंगे पोल्स, लेकिन बार मैग्नेट में वो परमानेंट मैग्नेट है, इसमें आपको थोड़े से स्लाइटली अंदर दिखेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है नॉर्थ से साउथ, एक्सटर्नल जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ से साउथ होती है, एंड इंटरनल मतलब इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी इनसाइड द मैग्नेट, इट विल बी साउथ टू नॉर्थ। यहाँ पर भी सेम, इनसाइड इट विल बी साउथ टू नॉर्थ। तो ये डायरेक्शन यहाँ पर आपको दिखानी होगी, सो देन ओनली विल गेट द मार्क्स। ठीक है, सो लाइकवाइज यू कैन कंप्लीट दिस टू सब क्वेश्चन। सो करंट कैरिंग सोलेनॉइड जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखानी है, एंड सेकंडली बार मैग्नेट में। ठीक है, पोल्स भी लिखा तो भी चलेगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो। List the two distinguishing features between the two fields. Okay. Now we have that the electromagnetic field or the magnetic field for the solenoid, and second magnetic field for the bar magnet. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो, पहले तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो भी पोल्स ऑफ द मैग्नेट है और इलेक्ट्रोमैग्नेट है फॉर सोलेनॉइड, ये थोड़े से स्लाइटली एंड ऑफ द सर्किट है, मतलब आपको बाहर दिखेंगे, सर्किट के थोड़े से बाहर दिखेंगे। बट फॉर द परमानेंट मैग्नेट ये पोल्स जो भी है वो स्लाइटली अंदर है, स्लाइटली इनसाइड द बार मैग्नेट। देन सेकंड वन क्या, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, व्हेनेवर वी पासिंग पास द इलेक्ट्रिक करंट देन ओनली विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड। But for bar magnet, we have the permanent magnetic field. Okay, you are no need to pass the electric current. It having its electron motion inside itself, but it will create the magnetic field. Okay, as it's a natural phenomena. So there is no any need to pass the electric current. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करो, और ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। पहला तो आपको लिखना है अबाउट पोल्स। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द होल आंसर हियर, जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू लाइक हाउ टू राइट द आंसर। सो फर्स्ट यू नीड टू राइट द अबाउट पोल्स।
ओके, द सिचुएशन सॉरी द पोजीशन ऑफ पोल फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेट बाहर है, एंड फॉर बार मैग्नेट slightly inside. Second distinction point you can write, in a solenoid it's the electromagnet is not a permanent, we need to pass the current. Okay, if you stop the current then obviously it will stop the creating magnetic field also, but for bar magnets it will create the magnetic field. Okay, जब तक उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तब तक वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा. सो अबाउट इट्स प्रॉपर्टी यू नीड टू राइट सेकंड पॉइंट. And third point you can write, electromagnet for the electromagnet you can increase the magnetic field if you increase the number of turns. मतलब ये टर्न्स आप जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, उतनी ज्यादा मोशन और फोर्स मिल सकता है आपको, ठीक है, मोटर में. और बार मैग्नेट में ऐसा नहीं, इट्स हैव इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड. जो इनिशियल है वही आप उसे बढ़ा नहीं कर मतलब बढ़ा नहीं सकते और कम भी नहीं कर सकते. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं, बार मैग्नेट थोड़ा सा वीक मैग्नेट है. सो दीज मेनी पॉइंट्स यू कैन ऐड बाय योर ओन. ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा. यू नीड टू नोट इट डाउन, राइट, नोट डाउन विद द क्वेश्चन एंड आंसर. ठीक है. ठीक है, आई होप कि आपने ये लिखा होगा तब तक, तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ. विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है. अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट इन विच द फार पॉइंट ऑफ द आई इज नियरर देन इन्फिनिटी. मतलब कि एक आदमी है, लेट सपोज ये उसका आई बॉल है. दैट इज व्हाट आई लेंस. अब इन्फिनिटी में जो भी फार पॉइंट है, अब वो ये ऑब्जेक्ट लेट से इन्फिनिटी पे है. ओके, तो ये इसे नहीं दिख रहा क्योंकि उसका फार पॉइंट क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है. हाँ, तो ये कुछ लेट से ये उसका फार पॉइंट था इन्फिनिटी. अब ये शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया. हम्म, तो इसका मतलब इसे दूर का इस पॉइंट से पीछे का नहीं दिखेगा, राइट. ये जो भी उसका फार पॉइंट है, ड्यू टू डिफेक्ट आई कैन से, आई डिफेक्ट की वजह से ये फार पॉइंट आ गया है. तो इसके पीछे का उसे दिखेगा नहीं, ठीक. तो ये सिंपली हमें पता ही है, अगर दूर का नहीं दिख रहा मतलब ये नियर साइटनेस है. ओके, मतलब उसे पास का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता, तो ऑब्वियसली इस डिसीज का और डिफेक्ट का नाम है नियर नियर साइटनेस, और जिससे ही हम कहते हैं क्या, सॉरी, मायोपिया, जिसे हम मायोपिया कहते हैं. ओके, तो ये मायोपिया का डिसीज है, डिफेक्ट है. आइडेंटिफाई द डिफेक्ट एंड लिस्ट टू मेन कॉजेस ऑफ दिस डिफेक्ट. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो द फ्रॉम द गिवन फ्रॉम द गिवन डेटा द डिफेक्ट आइडेंटिफाई डिफेक्ट वाइट इज नियर साइटनेस, दैट इज मायोपिया. ओके, देन मेन कॉजेस, इसके मेन कॉजेस देखो. मेन कॉजेस, अब पहले डिस्कस करते हैं. मेन कॉजेस देखो क्या हो सकते हैं कि अब दूर का कब नहीं दिखता, जब आपकी लेंस फ्लैट नहीं होती. ओके, तो फ्लैट कब नहीं होती, जब सिलेरी मसल्स, लेट्स से आपकी लेंस है, ये कैसे लेंस बना दी मैंने, ये, हाँ ये आपकी लेंस, इसे सिलेरी मसल्स कनेक्टेड है, राइट, ऐसे. अब ये थिक कब होगी, जब सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी. जब सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, जब थिक होगी. और अब ये फ्लैट कब होगी, जब आपकी सिलेरी मसल्स रिलैक्स स्टेट में आएगी, तो ये फ्लैट होगी लेंस, ठीक है. तो रिलैक्स में ये फ्लैट होगी, और जब कॉन्टैक्ट सिलेरी मसल होगी तो ये थिक होगी. जब थिक होगी तो आपको पास का दिखेगा, नियर बाय ऑब्जेक्ट दिख सकते हैं अच्छे से. और जब रिलैक्स फ्लैट होगी तब आपको दूर का दिखेगा सही से, फार फार अवे ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो सिंपली यहाँ पर रिलैक्स नहीं हो रही, फ्लैट नहीं हो रही, इसी वजह से. ओके, देन सेकंड कॉज ये भी हो सकता है कि अब जब दूर का ऑब्जेक्ट है ना, उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, देखो. जब दूर का ऑब्जेक्ट है ना तो उसकी इमेज, लेट से मैंने अगर यहाँ पर एक फ्लैट लाइन, तो उसकी इमेज आगे ही बैठती बनती है, यहाँ पर बनती है. ये आपको कैसे याद रखना है, आदमी दूर से भाग के आ रहा है तो पास ही रुकेगा ना.
तो पहले ही रुकेगा, तो यहाँ पर आपकी इमेज डिफेक्टिव इमेज है, तो ये दिखेगी नहीं क्योंकि ये रेटिना है आपका। ओके, दिस इज और योर रेटिना, स्क्रीन है वो आपके आई की, तो ये आपको आगे ही दिख रहा है, आगे ही बन रही है, तो आपको दिखेगा नहीं, तो ये रेटिना पर बननी चाहिए। इसका मतलब फ्लैट नहीं हो रही, इसी वजह से उसका ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है, मतलब ज्यादा कॉन्वेक्स शेप में है। ठीक है, तो अब ये कैसे बन सकता है, ये कैसे हो सकता है, अगर ये मैंने पहले बता दिया आपको कि ये फ्लैट नहीं हो रही, सेकंड वन कि यहाँ पर जो आईबॉल है उसका साइज बड़ा है, ठीक है, तो साइज बड़ा है मतलब ऑब्वियसली इमेज आगे आ जाएगी, तो विल बी मेन कॉजेस विल बी increase in the size of eyeball and ciliary muscles are not relaxed, are not getting relaxed, thus eyelids is unable to flatten. Okay, तो ये दो मेन रीजन हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देन ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो दिस डिफेक्ट करेक्टेड बाय यूजिंग सुटेबल लेंस, तो आपको ये अब रे डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो सिंपल, पहले आप प्रिंसिपल एक्सिस बना दो, फिर एक यहाँ पर आई बॉल बना दो, फिर यहाँ पर एक आई लेंस बना दो। ओके, देन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखो अब। अब इस ऑब्जेक्ट से दो रे पास करो, या इन्फिनिटी पे है ना ऑब्जेक्ट, दूरी रखो, सिर्फ दो पैरेलल रे पास करो, ये वाली और ये वाली, हाँ, और इसका अब फोकसिंग होगा आगे, तो आपको यहाँ पर इमेज मिलेगी। हम्म, अब इसे करेक्ट करना है आपको, रेज फ्रॉम फार अवे ऑब्जेक्ट। अब इसे करेक्ट करना है, तो ये कॉन्वर्जन ज्यादा हो रहा है ना, तो आपको यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस लगानी पड़ेगी, तो सिंपली डाइवर्जिंग लेंस यहाँ पर लगाओ। मतलब कौन सी वाली, कॉनकेव। अब ये कॉनकेव लेंस क्या करेगी देखो, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आप ये डॉटेड लाइन से निकाल सकते हो, यहाँ से थोड़ा ये डाइवर्ज करेगी, और इसका सही से यहाँ पर कॉन्वर्जेंस होगा, ठीक है, तो आपको फाइनली यहाँ पर इमेज मिलेगी। यू कैन राइट करेक्टेड पोजीशन ऑफ इमेज, ये इमेज की करेक्टेड पोजीशन है, ठीक है, तो ऐसे आप करेक्ट कर सकते हो। हम्म, और ये करेक्टिव लेंस है। ठीक है, सो लाइकवाइज यू कैन ड्रॉ द फिगर एंड यू जस्ट नोट डाउन द आंसर। पहले समझ लो, अच्छे से देखो, पहले बीच में ही मत लिखो, क्वेश्चन होने के बाद आप लिख सकते हो, खुद से लिख सकते हो, ठीक है। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30A। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय लेंस इज ऑफ द सेम साइज बट इन्वर्टेड। यहाँ पर जो भी इमेज है ना, वो साइज सेम है उसकी, लेकिन इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है, इसका मतलब वो रियल है। ओके, तो लेंस है ना, तो रियल इमेज तो हमें सिर्फ कौन सी लेंस से मिलेगी, कॉन्वेक्स से। तो ये कॉन्वेक्स टाइप ऑफ लेंस है, यहाँ पर ऐड करता हूँ मैं ये
कॉन्वेक्स लेंस है, इन्वर्टेड है मतलब रियल इमेज है। साइज सेम है। सेम साइज है मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, 2F पर है ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखो क्या क्या दिया है यहाँ पर। सेम साइज होगा तो मैग्निफिकेशन, अब इन्वर्टेड है तो -1 होगा, -1 क्योंकि इन्वर्टेड है ना इमेज, तो मैग्निफिकेशन -1 होगा। हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट इमेज का हाइट नेगेटिव लेनी पड़ेगी क्योंकि वो इन्वर्टेड है, इसलिए मैग्निफिकेशन -1 आ गया आपका। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है u, दैट इज -30। माइनस क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट साइड पर और एल्स उसके सामने लगते हैं, लेंस के सामने। ये अगर आपकी लेंस है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आगे रखते हैं हम। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, आपको ऑब्जेक्ट एंड इमेज का डिस्टेंस निकालना है, मतलब पहले आपको क्या निकालना है, v निकालना है। ये मैग्निफिकेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हमारे पास। सो फर्स्ट के लिए यूजिंग फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है v/u। ओके, सो मैग्निफिकेशन आपका -1 है, v u आपका -30 है, तो आपको v मिलेगा 30 30 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड। तो यहाँ पर आपको मिलेगी। हाँ, ये आपकी इमेज है। सो देयरफॉर अब ये 30 ऑब्जेक्ट का 30 और ये इमेज का 30 दोनों मिला के 60 होगा। अब ये ऑप्टिकल सेंटर है, सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज विल बी 30 + 30, दैट विल बी 60 सेंटीमीटर। ओके, तो ये दोनों 60 सेंटीमीटर होंगे ऑब्जेक्ट और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। नाउ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंस की फोकल लेंथ सेकंड एफ निकालना है हमें। तो अगेन एफ के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे फिर। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/v -1/u। तो 1/f, v कितना है यहाँ पर, v is 30 -1/u कितना है यहाँ पर, u हमारा -30, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। ओके, सो 1/f दैट विल बी, लेट्स से 1/30 + 1/30, ये होगा 2/30, तो ये होगा आपका 2/30 मतलब 15, सो एफ मिलेगा आपको 15 सेंटीमीटर। 2/13 मतलब 15 नहीं, मैंने इनवर्स किया इन दोनों को, 30 ÷ 2 दैट इज वॉट 15। ओके, और ये प्लस साइड क्योंकि कॉन्वेक्स टाइप ऑफ लेंस है हमारे। ठीक है, तो फोकल लेंथ आई आपकी 15 सेंटीमीटर। अब डायग्राम ड्रॉ करनी है, अब डायग्राम में यहाँ पर सिंपली निकाल देता हूँ। डायग्राम के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक प्रिंसिपल एक्सिस निकालना पड़ेगा। देन यहाँ पर एक बीच में पॉइंट ले लो, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर डिस्टेंस ले लो, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर डिस्टेंस ले लो। ओके, देन आपको कौन सी लेंस बनानी है, कॉन्वेक्स लेंस ना, तो 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लो। यहाँ पर ऐसा एक आर्क बनाओ, यहाँ से 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लो, यहाँ पर एक ऐसा एक आर्क बनाओ। ओके, तो इससे आपको इमेज मिलेगी। इमेज मतलब इमेज नहीं मिलेगी, ऐसे एक डायग्राम मिलेगी, मैं आपको रफली बना के देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे एक बनेगी। फिर ये 2.5 और F1 होगा, ये आपका 2F1 है। यहाँ पर फिर 2.5 पर आपका F2 होगा, ये आपका 2F2 है। हाँ, ऑब्जेक्ट आपको कहाँ पर रखना है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब 30 पर रखना है। फोकल लेंथ 15 है ना, तो ये 15 सेंटीमीटर है। ये स्केल हमने 2.5 लिया, लेकिन एक्चुअल कितना है वो 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखते समय 15 सेंटीमीटर लिख सकते हो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखो, 1 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट निकालो, फिर इसमें से दो रे पास कर लो। हम्म, से एक पैरेलल पास करो एंड एक ऑप्टिकल सेंटर से पास की तो भी चलेगा। पैरेलल हमें पता है कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। में ये वाला जाएगी फोकस से, और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करो। तो देखो मैंने अप्रोक्सीमेट निकाला है तो भी आपको उसी जगह पर मिली इमेज। ठीक है, तो ये आपकी इन्वर्टेड इमेज मिली। तो इसे नाम दे दो ए बी, ये आपका B', ये आपका A', ये पॉइंट का नाम है 2F2, 2F2 पर मिलेगी आपको। ठीक है, तो ऐसे आपको डायग्राम निकालने हैं, एरोज दे दो अच्छे से।
तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। हाँ, डिस्टेंस लिखा तो अभी चलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी एक बार पॉज करके सब लिखो।